प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। भोपाल में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित महिला सम्मेलन में पीएम हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर भोपाल में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। भोपाल में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारी की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती कार्यक्रम में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, जहां पर 2.5 लाख महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। 15,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी का आभार जताएंगी। पीएम मोदी 300 रुपए का स्मारक सिक्का इस दौरान जारी करेंगे। इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। सतना दतिया एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए जम्बूरी मैदान में हुई तैयारी का जायजा लिया और अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है, जिसके नेता और कार्यकर्ता उनके इस दौरे को ऐतिहासिक बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भोपाल पधार रहे हैं। 2.5 लाख से ऊपर महिलाओं को यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। तो वहीं बिहार दौरे के दूसरे दिन काराकाट में पीएम मोदी ने रोड शो किया। लोगों ने फूल बरसाकर जोरदार प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया और प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने काराकाट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला करने के लिए कई मुद्दों और शब्दों को आधार बनाया। जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। काराकाट में पीएम मोदी ने बिहार को आधुनिक ट्रेन देने का जिक्र करते हुए आरजेडी पर हमले की शुरुआत की। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय के नाम पर गरीबों की जमीन लिखवा ली और खुद राजशाही की मौज उठाते रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर की जनसभा से पाकिस्तान को एक बार फिर साफ संदेश दिया कि भारत अब परमाणु हमले की गिदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। तो वडोदरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया कि भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं। शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली बार पीएम मोदी कानपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी। साफ साफ लफ्जों में कहा कि भारत पाकिस्तान की परमाणु हमले वाली गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। भारत अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शुक्रवार को गुजरात के वडोदरा में थे, जहां पे एक निजी यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया। कहा कि ये नया भारत है जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। But times have changed and our resolve is much stronger now. Terrorism epicenters are no longer immune. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. We will never give in to nuclear blackmail. तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राफेल को लेकर पीएम मोदी से सवाल किया, जिस पर सियासत एक बार फिर से गर्म होती नजर आ रही है। कांग्रेस रेवंत रेड्डी के सवालों को सही बता रही है, तो बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। रेवंत रेड्डी के इसी बयान से सियासी घमासान मच गया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेवंत रेड्डी पूछते हैं, बताओ कितने रफाल गिराए? अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। कांग्रेस का ही शासनकाल था जब हमारे देश के सैनिकों को धोखे से शहीद किया गया और उनके सर काट के ले गए। कांग्रेस पार्टी के समय पे अलग अलग आतंकवाद की गतिविधि था।
कभी भी कांग्रेस पार्टी एक दिन भी इस ऐसे गतिविधि पर कोई रिएक्शन नहीं था। साफ है कि भले ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन युद्ध के मसले को लेकर सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता दिख रहा है। साल 2026 में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आई। बीजेपी ने टीएमसी पर और टीएमसी ने बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां पर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर इसे लेकर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कलकत्ता को पीसी ऑक्युपाइड कोलकाता बना दिया है, पीओके बना दिया है। इससे मुक्ति चाहिए। इसको हम भारत के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसका केंद्र बिंदु कोलकाता हुआ करता। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भी शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से अपील की। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने राज्य में आतंक का माहौल बना रखा है, जिसे देखते हुए अन्य राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। इलेक्शन कमिशन इंडिया এর যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনটা আসাম, কেরালা, বিহার বা অন্য রাজ্যের সঙ্গে একই पंक्तिতে না ফেলেন। वहीं टीएमसी ने भी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में खून खराबा कराने की तैयारी कर रही है। तो देखिए, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में टीएमसी बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। कुछ समय पहले भी प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल में मौजूद थे तो ममता बनर्जी ने भी कड़ा हमला बोला था। आगे बढ़ते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, जिसको जीतने के लिए पार्टियों ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। नीतीश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत ऊंची जातियों से विकास के लिए आयोजित जो गठित आयोग है वो कर दिया गया है, जिससे लेकर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। बिहार में निचले तबके की जातियों के साथ ऊंची जातियों को साधने के लिए बड़ी कवायद की गई, जिसके तहत नीतीश सरकार ने अगड़ी जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इसे अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए ऊंची जाति के लोगों को साधने की कोशिश की गई। दरअसल सवर्ण एनडीए के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, लेकिन जातीय जनगणना से सवर्ण वोटर नाराज थे। ऐसे में उन्हें साधने के लिए नीतीश सरकार ने ये फैसला किया है। ऊंची जाति के विकास के लिए आयोग का गठन किया गया। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह आयोग के अध्यक्ष हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दयानंद राय, जय कृष्ण झा, राजकुमार सिंह इसके सदस्य हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा। जेडीयू का कहना है कि हर फैसले को चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। समय समय पर फैसले लिए जाते हैं और हर फैसले को चुनाव से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं आरजेडी ने इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तुलसी दल कब पड़ता है? जब अंत समय आता है। तो आप किस प्राण बचाने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत अभी भी सुरक्षा के मद्देनजर अपनी तैयारी मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसके तहत आज पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए सभी राज्यों में ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा। इसके जरिए लोगों को खुद का बचाव करने के गुर सिखाए जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में आज ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा, जिसके तहत मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। साथ ही ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी की जाएगी। इसका मकसद लोगों को हमले के वक्त खुद का बचाव करने के लिए जागरूक करना है, ताकि युद्ध के हालात में अगर हमला हो तो लोग खुद को बचा सके। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती जिलों में अभियान चलाया जाएगा। सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। ऑपरेशन शील्ड का मकसद लोगों को अपने बचाव के प्रति जागरूक करना है। 7 मई को भी पहले मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई थी, लेकिन उस दौरान काफी खामियां देखने को मिली थी। ऐसे में नए सिरे से इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में नागरिक सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। डीएम और मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है। जयपुर में शाम 4:30 बजे मॉक ड्रिल होगी। ब्लैकआउट रिहर्सल शाम 7:30 बजे होगा। पंजाब के सभी जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। हरियाणा के भी सभी जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। रात 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट एक्सरसाइज होगी। जम्मू कश्मीर के हर जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। गुजरात में सीमा से सटे जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इसके जरिए एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करने की कवायद की जाएगी।
और आइए अब बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ रही है और इसकी वजह से कई राज्यों में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े अब लोगों को डराने लगे हैं। देश में कोविड के मामलों में रोज तेजी से इजाफा हो रहा है और इसकी वजह से लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। साथ ही उन्हें एहतियात बरतने की हिदायत भी दी जा रही है। शुक्रवार को देश में कोविड के मामलों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच गया। कोविड से 12 लोगों की मौत हो गई। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोविड के 19 नए मरीज मिले। नोएडा में एक्टिव केस की संख्या इसके बाद बढ़कर 43 पर पहुंच गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोविड के 15 नए केस सामने आए। राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या 54 हो गई है। जयपुर में 15 एक्टिव केस मिले हैं। उदयपुर में 4 और जोधपुर में भी 2 एक्टिव केस सामने आए। लखनऊ में भी कोविड का नया केस सामने आया है। 53 साल की महिला कोविड पॉजिटिव मिली। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोविड के 5 नए केस सामने आए। 5 केस में 2 महिलाएं शामिल हैं, जिसके बाद गाजियाबाद में एक्टिव केस की संख्या 19 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 84 नए मामले सामने आए, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 467 पर पहुंच गई है। साफ है कि कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देश के तमाम डॉक्टर्स लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं ताकि इस खतरे को कम किया जा सके। बात केरल की, जहां पर मानसून की दस्तक लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बनने को नजर आ रही हैं, तो सिक्किम में भी पर्यटकों से भरी गाड़ी के नदी में गिरने से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। केरल में मानसून लोगों पर आफत बनकर बरस रहा है। कन्नूर और कोझिकोड के कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। कासरगोड में मंगलुरु और उडुपी के पास कई गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं, गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, जिन्हें क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। मंजेश्वरम और कासरगोड शहर के पास पहाड़ों में कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है। कासरगोड में जल भराव की वजह से 60 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इधर स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घर से बाहर न निकले। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी खराब मौसम की आशंका जताई है। उधर नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम में पर्यटकों से भरी गाड़ी तीस्ता नदी में गिर गई। हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गाड़ी लाचेन से लाचुंग की ओर जा रही थी और अचानक 1000 फीट नीचे नदी में जा गिरी। 8 पर्यटक अब भी लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस जवानों के साथ सैनिकों को भी लगाया गया है। रस्सी के सहारे शवों की खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है। अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है कि वो अगली जानकारी तक अनावश्यक यात्रा करने से बचे। तो ये तो आपने केरल और सिक्किम की तस्वीरें देखी। आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, जहां की सिरमौर से लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां पर मलबा गिरने के बाद लोग यहां वहां भागते दिखे, तो वहीं कर्नाटक के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने से हड़कंप मचा दिखाई दिया। तस्वीरें देखिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं, जहां पर सड़क पर कार जा रही थी और ऊपर से अचानक पत्थर गिरने लगे। भूस्खलन का यह खौफनाक वीडियो NH 707 का है। एक परिवार कार से जा रहा था जब पत्थर गिरे। कार में सवार लोगों ने कूदकर भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, जरा सी देर इनकी जान ले सकती थी। जैसे ही लोग हटे, वैसे ही बड़े बड़े पत्थर फिर से सड़क पर आकर गिरे। देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पत्थर के साथ पूरा पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा हो। ये खतरनाक वीडियो पांवटा शिलाई मार्ग का है। वहीं कर्नाटक के मैंगलोर, बेंगलुरु और ऊटी में बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जहां तक नजर जाएगी, बाढ़ से मची तबाही और लोगों की बेबसी नजर आएगी। ये तस्वीरें मैंगलोर के उल्लाल बेल की हैं, जहां कई घर पानी में डूब गए। लोगों को बचाने के लिए NDRF को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल लगातार हुई बारिश की वजह से घर हाउस बोट बन गए और सड़कें तालाब, क्योंकि ज्यादातर सड़कें डूब चुकी हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप पड़ चुकी है। कई गाँव रोड कनेक्टिविटी से कट गए हैं। कई जगह प्रशासन की अनदेखी को लेकर लोग नाराज नजर आए। वहीं कर्नाटक में एक लैंडस्लाइड का मामला भी सामने आया है। दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले के देरलकट्टे इलाके में अचानक लैंडस्लाइड से पहाड़ के किनारे बना एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। और देखिए, इन राज्यों के साथ साथ असम में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। साथ ही आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। असम में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है।
गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी के बीच गुम हो गईं। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। कई सारे लोग बाढ़ के इस पानी के बीच फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार मशक्कत करती दिखी। शहर में कई जगहों पर गाड़ियां पानी के बीच से गुजरती दिखाई दे रही हैं। मानसून की शुरुआत में ही जिस तरह बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, उसने स्थानीय लोगों की मुश्किल में इजाफा कर दिया है। लोग पानी से बचने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीती रात आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। तेज बारिश की वजह से थोड़ी ही देर में कई इलाकों में पानी भर गया और गाड़ियां सड़क पर भरे पानी के बीच दौड़ती दिखाई दी। मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। शहर के कई इलाकों में जल भराव के हालात देखने को मिले। तेज बारिश की वजह से लोग घरों में ही दुबके दिखे। इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़क पर चलती दिखाई दी। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया, जहां अचानक ही पहाड़ से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा, जिसकी चपेट में सड़क से गुजर रही एक गाड़ी आ गई। हादसे में एक शख्स की मौत की जानकारी है। हाईवे पर क्षतिग्रस्त गाड़ी बता रही है कि हादसा कितना भीषण था, जहां अचानक ही गौरीकुंड हाईवे पर काकरा गाड़ के पास पत्थर पहाड़ से नीचे गिरने लगे और ये गाड़ी उसी पत्थर की चपेट में आ गई। हादसे में गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इस गाड़ी में छत्तीसगढ़ के यात्री सवार थे, जो केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कुदरत के कहर का शिकार बन गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हादसे के बाद पुलिस टीम ने रास्ते पर ट्रैफिक को रुकवा दिया, जिसकी वजह से लोग काफी देर तक रास्ता खुलने का इंतजार करते दिखे। वहीं हालात सामान्य होने पर फिर से यहां पर ट्रैफिक को खोल दिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि बीच बीच में हो रही बारिश की वजह से पहाड़ से पत्थर टूटकर हाईवे पर गिर रहे हैं, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यूपी की योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां पर मेरठ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जमीन पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया गया, तो वहीं सहारनपुर में भी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यूपी के मेरठ में जारी यह कार्रवाई अवैध कॉलोनी के खिलाफ की गई। ज्ञान भारती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जमीन पर विकसित की जा रही निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी को मेरठ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। प्राधिकरण की टीम यहां पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची और देखते ही देखते यहां पर बनाए गए अवैध निर्माण को गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से भूमाफिया के बीच हड़कंप मच गया है, जो लगातार जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण की कोशिश में लगे हैं। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ने साफ किया है कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के सहारनपुर में भी अवैध तरीके से बनाई जा रही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ। चिलकाना इलाके के भोजपुर गांव में ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई जा रही थी। गांव के ही कुछ लोग बिना प्रशासन की इजाजत के मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इस अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया गया। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां के कुल प्रहलादपुर इलाके से एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में चोर एक बुजुर्ग की चेन छीन कर फरार होते नजर आए। बुजुर्ग घर के बाहर आराम से बैठे हैं, हाथों में मोबाइल है। पहले एक स्कूटर निकला, फिर 2 लोग आते हुए दिखे। एक आगे बढ़ गया, दूसरा वहीं रुक गया। अब तक सब कुछ ठीक है। युवक बुजुर्ग के पास आया और उनसे पता पूछने लगा। बात करते ही करते चोर ने बुजुर्ग के गले पर झपट्टा मार दिया। बुजुर्ग ने बचने की कोशिश की तो वो जमीन पर ही गिर गए। उनके बगल में रखे कुर्सी का सामान बिखर गया। बुजुर्ग जब तक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही चोर ने यू टर्न मारा। वो फिर आया और जमीन पर पड़े बुजुर्ग से चेन छीनकर भाग खड़ा हुआ। बुजुर्ग की आवाज सुनकर लोग चोर के पीछे भागे, लेकिन तब तक चोर उनसे दूर निकल चुका था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश जारी है। अयोध्या की आस्था और पवित्रता बनाए रखने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया। अब रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ और 14 कोसी परिक्रमा के रास्तों पर नॉनवेज नहीं मिलेगा। दरअसल खाद्य आयुक्त की तरफ से सभी दुकानदारों को ये हिदायत दी गई है कि 7 दिन के अंदर अपनी दुकान बंद कर दें, नहीं तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी।
अधिकारियों ने सबसे पहले अयोध्या कैंट के शहादतगंज से लेकर अयोध्या धाम के लता मंगेशकर चौक तक 13 किलोमीटर लंबे रामपथ का दौरा किया। इस दौरान नॉनवेज बेचने वाले दुकानदारों को साफ हिदायत दी गई कि 7 दिनों के भीतर अपनी दुकानें बंद कर दें। अगर इस समय सीमा के अंदर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की तो फिर नगर निगम अपनी कार्रवाई करेगा। दरअसल सीएम पोर्टल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि राम जन्मभूमि और इससे जुड़े रास्तों पर नॉनवेज बिक रहा है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने ये एक्शन लिया है। पहाड़ों पर जाकर आपने अक्सर खूबसूरती को निहारा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कसौल में सिर्फ कूड़ा और गंदगी का अंबार नजर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि खूबसूरत कसौल का ये हाल आखिर किया किसने? इन दिनों सोशल मीडिया पर कसौल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें जगह जगह लगे कूड़े के ढेर कसौल की खूबसूरती पर दाग की तरह नजर आता है। कसौल को कूड़ेदान बनते देख स्थानीय लोगों का भी दिल दुख रहा है। वीडियो में जो कचरा है उसमें ज्यादातर प्लास्टिक की बोतलें, रैपर और पैकेट बंद खाने के बॉक्स हैं। इस वीडियो के जरिए लोगों ने आपत्ति जताते हुए पर्यावरण और पर्यटन को होने वाले नुकसान को दर्शाया है और तत्काल इस पर एक्शन की मांग की है। कसौल एक टूरिस्ट प्लेस है जहां ज्यादातर लोग बाहर से घूमने आते हैं, लेकिन जाते वक्त जाने अनजाने ये गंदगी छोड़ जाते हैं, जिसके बोझ तले कसौल की सुंदरता गायब हो गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में आग की लपटों में जमकर तबाही मचाई। आबादी की बीच लगी इस भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया और लोग आग लगने के पीछे प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। ये आग हरिद्वार के दादोपुर गोविंदपुर में लगी थी। आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखा गया। धुआं इतना ज्यादा था कि आसपास के लोगों का दम घुटने लगा था। आग कबाड़ के गोदाम में लगी थी और तेजी से एक एक कर 7 गोदामों को जलाकर राख कर दिया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मौके पर लाखों का नुकसान हो चुका था। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी के बीच ये गोदाम अवैध रूप से बनाए गए थे, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी, लेकिन प्रशासन ने न तो सुरक्षा के मानकों की जांच की और न ही गोदाम को बंद कराया और लापरवाही की वजह से आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर आई सामने, जिसमें पुलिस ने सूझबूझ दिखाई और युवक को छत से कूदने से बचा लिया। युवक को बचाने का यह सफल रेस्क्यू ऑपरेशन 3 घंटे तक चलता रहा। तस्वीरें बरेली जिले के थाना सिरौली की है। एक युवक 2 मंजिला छत पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने लगा। खबर पुलिस तक पहुंची तो तुरंत सिरौली थाने की टीम मौके पर पहुंच गई और युवक को समझाने की कोशिश शुरू हुई। समस्या का समाधान करेंगे आप हो गया सर, मैं अपने आप कर लूंगा। ऐसा थोड़ी होगा, कुछ बात बताएगा, समस्या समाधान जब तो निकलेगा। 1 मिनट नीचे आ। छत पर चढ़े युवक का नाम गुरुदेव है। उसकी शादी सिर्फ 40 दिन पहले ही हुई है। गांव में कुछ लोग मंदबुद्धि कहकर उसे लगातार चिढ़ाते थे, जिससे तंग आकर युवक ने आत्महत्या का मन बनाया। और सारे लोग हैं, इनसे पूछो। जब मेरा माइंड डिस्टर्ब है तो ये और बताएंगे जब मैं डिस्टर्ब था। इस दौरान पुलिस ने छत के चारों ओर सुरक्षा के लिए तिरपाल भी लगा दिया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। स्थानीय लोग और पुलिस की कोशिश से युवक को नीचे उतार लिया गया। पुलिस की सूझबूझ ने एक युवक की जान बचा ली, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है।